हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल किंग केवी के टेक पर। और इस वीडियो में हम लोग अपना पहला पीसी बिल्ड करने वाले हैं। ये वीडियो में आपको स्टार्टिंग से लेके एंड सेटअप तक पीसी बिल्ड कैसे होता है वो आपको देखने को मिलेगा। आपको इसमें हर एक पार्ट्स और को कैसे असेंबल करना है, वायर्स को कैसे कनेक्ट करना है, वो सब देखने को मिलेगा। और जो मैंने पार्ट्स यूज़ किए हैं उसकी वीडियो आपको टॉप राइट कॉर्नर में सजेशन इस समय आ रहा होगा। आप देख सकते हैं कि पार्ट कौन से यूज़ किए हैं और मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखे हैं। पीसी का बजट हमारा जो था अराउंड 75 टू 80,000 रुपीज़ का रहा। ये सिर्फ मैं आपको फुल सेटअप की बात कर रहा हूँ, पीसी की बात नहीं कर रहा हूँ। यानी कि इसमें आपकी एसेसरीज, मॉनिटर सब कुछ इंक्लूडेड है, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में बता रखा है कि कौन कौन से हैं। वीडियो को मैंने चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है अलग अलग पार्ट की असेंबली के हिसाब से। ये वीडियो फर्स्ट टाइम बिल्डर के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी क्योंकि इसमें पूरा ट्यूटोरियल दिया गया है। और मैं भी एक फर्स्ट टाइम बिल्डर ही था, तो मुझे पता है कि कैसी प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। तो इसलिए मैंने उनको इस वीडियो में सब तरीके से डाला है, क्योंकि काफ़ी ट्यूटोरियल्स में छोटी छोटी चीज़ों के बारे में नहीं बताया जाता जो कि इम्पोर्टेंट होती हैं। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, करीबन 1 घंटे की वीडियो रहेगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के अपना पीसी बिल्डिंग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट स्टेप है हमारा ईएसडी का प्रिकॉशन लेना। और अगर आप लोग को ईएसडी का मतलब नहीं पता है तो उसके लिए मैंने अलग सी वीडियो अपने चैनल में डाल रखी है, आप वो देख सकते हैं। ईएसडी प्रिकॉशन के लिए मैंने ईएसडी विस्क स्क्रैप परचेज किया है, जो कि अराउंड 50 टू 100 रुपीज़ का पड़ेगा। वीडियो में आप देख सकते हैं मैंने अपनी पावर सप्लाई को वॉल सॉकेट से कनेक्ट कर रखा है और अपने ईएसडी विस्क स्क्रैप को भी पावर सप्लाई से कनेक्ट कर रखा है। पावर सप्लाई और वॉल सॉकेट दोनों का स्विच ऑफ है। तो ईएसडी विस्क स्क्रैप हमारा पीसी के क्रिटिकल कंपोनेंट्स को शॉर्ट लगने से बचाता है, स्टैटिक करंट से जो हमारी बॉडी में बिल्डअप हो जाती है। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा अपने पीसी कैबिनेट को सेटअप करना, यानी कि पीसी कैबिनेट को ओपन करके अपने पीसी पार्ट्स को असेंबल करने के लिए तैयार करना। तो पहले हम लोगों को अपने कैबिनेट के राइट साइड का पैनल ओपन करना है, जो कि मेरे केस में 2 थंब स्क्रू से ओपन हो जाता है। ये आसानी से हाथ से भी निकल जाता है, पर आप लोग स्क्रू ड्राइवर से भी ओपन कर सकते हैं। तो अब हम लोगों को अपना टेम्पर ग्लास पैनल खोलना है, जो कि मेरे केस में लेफ्ट साइड पे है। हमें अपने कैबिनेट को राइट साइड पे लेटा देना है और ये दिए गए 4 थंब स्क्रू से ओपन कर लेना है। लेकिन हर केस का ओपनिंग मेथड अलग होता है, तो आपको अपने केस के मैनुअल के हिसाब से ओपन करना होगा। टेम्पर ग्लास को हम लोग ध्यान से साइड रख देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अब हमारा कैबिनेट रेडी हो गया है और अब हम लोग अपना काम मदरबोर्ड पे करेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है प्रोसेसर को मदरबोर्ड पे इंस्टॉल करना। तो पहले अब हम लोग मदरबोर्ड को बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं। वाईफाई एंटीना को भी साइड रख देते हैं, इसका यूज़ एंड में होगा। मदरबोर्ड को ध्यान से पकड़ के बाहर निकाल लेते हैं। बहुत ही आराम से आप इसको हैंडल करें। मदरबोर्ड के साथ इसके स्क्रूज और केबल्स और जो भी एसेसरीज है वो बाहर कर देते हैं। डॉक्यूमेंट्स को हम लोग बॉक्स में ही पड़े रहने देंगे और बॉक्स को क्लोज कर देंगे। ध्यान से मदरबोर्ड को पकड़ के उसके ईएसडी रैपर से ईएसडी पैकेट से बाहर निकालना होगा। मदरबोर्ड को आप ऐसे होल्ड करें कि आप उसके पिंस को टच ना करें और ध्यान से आप उसको बॉक्स के ऊपर रख दीजिए। और आप मदरबोर्ड का डिज़ाइन देख सकते हैं। इसके पोर्ट्स और फीचर्स के बारे में मैंने इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो में बताया हुआ है, जो कि आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अब हम लोग अपने प्रोसेसर को बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं।
मैंने इंटेल का कोर i5 10th जनरेशन का 10400 प्रोसेसर यूज़ किया है और इसके फीचर्स के बारे में इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो में डिस्क्राइब किया है। बॉक्स को हम लोग साइड रख देते हैं। अपनी बिल्ड में मैंने स्टॉक कूलर का यूज़ नहीं किया है, तो इसीलिए सिर्फ प्रोसेसर को ही बाहर निकालते हैं। तो प्रोसेसर को अब मदरबोर्ड के बॉक्स के पास रख देते हैं और अब हम लोग प्रोसेसर के सॉकेट के कवर को ओपन कर लेते हैं। ध्यान से हमें इसकी क्लिप को उठा के ओपन करना है और आप फिर CPU सॉकेट के पिन देख सकते हैं। आपको इनको टच नहीं करना है क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट होते हैं। अब हमें प्रोसेसर को ध्यान से ओपन करना है और प्रोसेसर को ध्यान से साइड से उठा लेना है। आप CPU के कॉन्टैक्ट पैड्स देख सकते हैं। आपको इनको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। तो प्रोसेसर को अब इंस्टॉल करते हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं CPU के एक कॉर्नर पे एरो बना हुआ है। उस एरो को CPU सॉकेट के कवर पे बने हुए एरो से मैच करना है और CPU को सॉकेट पे रख देना है और थोड़ा सा इसको विगड़ देना है और कवर को क्लोज कर देना है। कवर को क्लोज करके लैच को स्लाइड करके क्लोज कर देंगे। एक टक से आवाज़ होएगी तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक नॉर्मल चीज़ है। सॉकेट कवर को आप हटा भी सकते हैं, पर मैं ये प्रेफर करूँगा कि आप उसे ना हटाएं जब तक हम लोग उस पर थर्मल पेस्ट नहीं लगा देते। और अब हम लोग अपने मदरबोर्ड पे रैम को इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपनी स्टेप 4 की तरफ। तो अब हम लोग रैम इंस्टॉल करेंगे मदरबोर्ड पे। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम लोग डुअल चैनल रैम यूज़ कर रहे हैं तो हमें A2 और B2 स्लॉट में रैम इंस्टॉल करनी होगी। यहाँ मदरबोर्ड पे A2 और B2 लिखा होता है और डिफरेंटली कलर कोडेड भी रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं A2 और B2 स्लॉट ग्रे कलर के हैं, तो हम लोग इन्हीं में अपनी रैम इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे हमने क्रूशियल की रैम सेलेक्ट की थी, तो अब इसे हम लोग ध्यान से बॉक्स से निकाल लेते हैं और साइड रख देते हैं। 1 GB की 2 स्टिक्स यूज़ कर रहे हैं हम लोग 3200 मेगाहर्ट्ज़ की। तो एक चीज़ आप लोग जान लीजिए, अगर आप लोग सिंगल चैनल रैम यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग को A1 या B1 स्लॉट में उसको इंस्टॉल करिए। तो अब हम लोग मदरबोर्ड के A2 और B2 स्लॉट्स को स्लाइड करके ओपन कर देते हैं ताकि अब हम लोग इसमें रैम इंस्टॉल कर सकें। तो चलिए अब हम लोग रैम इंस्टॉल करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने अपनी रैम स्लॉट्स के क्लिप्स को ओपन कर लिया है। अब आपको अपनी रैम को स्लॉट के ऊपर अलाइन करना है और उस पर प्रेशर डालना है। आपको 2 किक्स की आवाज़ आएंगी ऐसे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं रैम की पहली स्टिक इंस्टॉल हो चुकी है और अब हम लोग दूसरी रैम की स्टिक को इंस्टॉल करेंगे सेम प्रोसेस के साथ। हम लोग 1 GB की 2 स्टिक्स यूज़ कर रहे हैं 3200 मेगाहर्ट्ज़ की। सेकंड रैम की इंस्टॉलेशन पे भी वैसे ही सेम 2 किक्स की साउंड आएगी। तो 2 क्लिक से पता चल गया है हमारी रैम की सेकंड स्टिक इंस्टॉल हो चुकी है। अब बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप पे जो कि है SSD का इंस्टॉलेशन। तो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को सेव करने के लिए हम लोग ने M.2 NVMe SSD यूज़ की है, तो अब हम लोग उसको इंस्टॉल करेंगे। तो अब हम लोग SSD इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले हम लोग SSD को बॉक्स से बाहर निकालेंगे ध्यान से। तो अभी हम लोग SSD को साइड रख देते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारा फर्स्ट M.2 स्लॉट है जिस पे हीट सिंक लगा है वो PCI Gen 4.0 का है और हमारे का प्रोसेसर 10th जेन है जो कि सिर्फ PCI 3.0 को सपोर्ट करता है, 3.0 तक सपोर्ट करता है। तो अब हम लोग इस हीट सिंक को हटा के 3.0 वाले स्लॉट पे लगाएंगे जिसमें हम लोग को अपनी SSD लगानी है। तो अब ध्यान से इसको स्क्रू ड्राइवर से खोल लेते हैं। आपको स्क्रू ड्राइवर को ध्यान से पकड़ना है ताकि वो आपके मदरबोर्ड में कहीं लग ना जाए। तो आप देख सकते हैं हीट सिंक हट गई है और इसके बॉटम में थर्मल पैड लगा हुआ है।
इसके कवर को आप पील करेंगे एसएसडी लगाने के बाद। तो पहले अब हम लोग एसएसडी लगा लेते हैं, फिर हीट सिंक लगाएंगे। अब हमें अपनी एसएसडी को इसके होल्डिंग बॉक्स से निकालना है और इसे ध्यान से हमें निकालना है क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट और थिन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको आप सेंटर से ही टच करें। तो चलिए अब हम लोग अपनी एसएसडी इंस्टॉल करते हैं। एसएसडी को हमें दूसरे M.2 PCI Gen 3.2 स्लॉट पे लगाना है। एसएसडी को आप हल्का सा 15-20 डिग्री पे इंक्लाइन करके स्लॉट में इंसर्ट करें और हल्का सा नीचे प्रेस करें। अब हम लोग को हीट सिंक कवर लगाना है। तो अब हम लोग इसके थर्मल पैक की कवरिंग को पील कर देंगे आराम से। ध्यान देना है कि वो थर्मल पैक ना उतर जाए। और अब कवर को एसएसडी के ऊपर लगा देंगे ध्यान से। स्क्रूज को होल्स में बिठाकर अपनी स्क्रू ड्राइवर से हम लोग इसको टाइट कर देंगे। टाइट करते वक्त आपको ये ध्यान देना है कि आप इसे ज़्यादा टाइट ना करें, बस इतना ही टाइट करें कि एसएसडी अपनी जगह पे बैठी रहे। और हीट सिंक लगाते वक्त आपको ये ध्यान देना है कि थर्मल पैक एसएसडी पे ही रहे, कहीं उसके अपोजिट साइड ना चला जाए। तो मैंने स्क्रूज को अच्छे से टाइट कर दिया है और अब हम लोग की एसएसडी भी इंस्टॉल हो गई है। अब बढ़ते हैं अपनी अगले स्टेप की तरफ, जिसमें हम लोग सीपीयू कूलर इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों, सीपीयू कूलर इंस्टॉल करना मेरे हिसाब से सबसे टफ एंड कॉम्प्लिकेटेड स्टेप है पूरे पीसी बिल्डिंग प्रोसेस में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कूलर को बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं। ये हमारा एसेसरी बॉक्स रहा, इसको साइड रख देते हैं। और ये रहा हमारा कूलर, इसको भी हम लोग बॉक्स से ध्यान से बाहर निकाल के साइड रख देते हैं। कूलर मास्टर का H410R RGB कूलर सेलेक्ट किया है हमने अपने प्रोसेसर के लिए। ये इसकी मैनुअल है, आपको इसको ध्यान से रीड करना है। मैं भी इसी की हेल्प से अपना सीपीयू कूलर इंस्टॉल करूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ। तो अब हम लोग एसेसरीज़ बॉक्स से यूज़फुल एसेसरीज़ को अलग कर लेते हैं। और ये हमारा कूलर को होल्ड करने वाला ब्रैकेट है जो कि मदरबोर्ड के बैक में जाता है। और इसका हम लोग LGA 1200 के हिसाब से इंस्टॉलेशन देखेंगे। और एसेसरीज़ बॉक्स में हम लोग को RGB कंट्रोलर देखने को मिलता है, जो हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे मदरबोर्ड में ASUS का ऑरा सिंक फीचर अवेलेबल है। साथ में हम लोग को कुछ ब्रैकेट देखने को मिलते हैं जिसमें हम लोगों का कूलर माउंट होगा। तो बॉक्स में इंटेल और AMD दोनों के ब्रैकेट दिए जाते हैं। और हमारा प्रोसेसर इंटेल का है तो हम लोग को इंटेल की एसेसरीज़ अलग करनी होगी। ये थर्मल पेस्ट को आप अपने पास साइड में रख दीजिए। और ये क्लिप्स की बात की जाए तो इसमें आपको वाइड और नैरो क्लिप्स देखने को मिलते हैं। आपको नैरो क्लिप्स को साइड कर लेना है क्योंकि वही इंटेल के लिए यूज़ होते हैं। और AMD वालों को हम लोग को यूज़ नहीं करना है, इसलिए हम लोग उसको पैकेट में डाल के साइड कर देंगे। और अब ब्रैकेट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो ये सिंगल लॉन्ग ब्रैकेट AMD के लिए है, तो इसका कोई भी यूज़ नहीं है, तो इसे हम लोग साइड रख देते हैं। बाकी एसेसरीज़ में हम लोग को AMD के ये स्ट्रेट लॉन्ग ब्रैकेट देखने को मिलते हैं दो, और इसका भी कोई यूज़ नहीं है तो इससे भी हम लोग साइड ही रख देंगे। इंटेल के ये वाले ब्रैकेट हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि ये वाली शेप के जो ब्रैकेट होते हैं वो इंटेल सॉकेट में यूज़ होते हैं, तो ये हमारे यूज़फुल है, तो इसे हम लोग अपने पास रख देंगे। बाकी एसेसरीज़ बॉक्स में हम लोग को स्क्रूज देखने को मिलते हैं। इन स्क्रूज की मदद से हम लोग अपने कूलर को माउंट करेंगे। तो ये जो सबसे स्मॉल स्क्रूज हैं इनकी हेल्प से हम लोग ब्रैकेट को कूलर के हीट सिंक से अटैच करते हैं। बाकी ये एक स्क्रू टाइटनर है जो आपके इंटेल के LG 2000 के ऊपर के सॉकेट में काम आता है, पर ये हमारे किसी काम का नहीं है, तो इसे साइड कर देते हैं इसके स्क्रूज के साथ। और हम लोग को एसेसरीज़ बॉक्स में 4 वाइज़र्स देखने को मिलते हैं जिसमें हमारा कूलर माउंट होगा, तो इसे हम लोग अपने पास रख लेते हैं। ये वाइज़र्स हमारे मदरबोर्ड के बैक में जाते हैं और इसी में हम लोग का कूलर टाइट किया जाता है स्क्रूज़ की हेल्प से।
तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमें CPU कूलर से फ़ैन को अलग कर देना है। ये ईज़ी आप फ़ैन को वन साइड से लिफ्ट करके निकाल सकते हैं, और अगर आपका फ़ैन फिक्स्ड है तो आप ये स्टेप को छोड़ सकते हैं। तो फ़ैन का अभी कोई भी यूज़ नहीं है, तो इसको साइड रख देंगे हम लोग। और ये आपका हीट सिंक है, जिसमें आपको ये ध्यान देना है कि थर्मल पेस्ट लगाने से पहले आपको ये स्टिकर पील करना होगा। तो अब हम लोग को इस ब्रैकेट में वाइजर्स को इंस्टॉल करना है। आप इस पे इंटेल लिखा देख सकते हैं। ये जो वाइड वाले हैं वो AMD के हैं और ये नैरो वाले इंटेल के हैं। अब हमें इंटेल वाली होल्डिंग्स पे वाइजर्स को इंस्टॉल करना है। सिंपली हमें इनको ऐसे पुट कर देना है और बाकी 3 के साथ भी यही प्रोसेस रिपीट करना है। अब इसके बाद हमें इंटेल के नैरो क्लिप्स लेने हैं और एक चीज़ पे ध्यान देना है कि ब्रैकेट पे 3 ग्रूव्स बने हुए हैं, और ध्यान ये देना है कि हर सॉकेट के ये अलग ग्रूव्स पे क्लिप बैठते हैं। और हमारा LGA 1200 सॉकेट है, तो हम लोग का बाहर से फर्स्ट ग्रूव में क्लिप जाके बैठेगा। मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि कूलर इंस्टॉलेशन मैनुअल में कहीं भी LGA 1200 के इंस्टॉलेशन के बारे में नहीं दिया है, पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसका फर्स्ट ग्रूव में ही क्लिप लगेगा। तो आपको ध्यान से ये क्लिप को फर्स्ट ग्रूव पे लगा देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही इजी ये लग जाता है। तो आप देख सकते हैं ये आसानी से क्लिप ऑन हो गया है। अब आपको सेम प्रोसेस बाकी तीनों के साथ रिपीट करना है। ध्यान ये देना है कि बाहर से फर्स्ट ग्रूव में लगाना है, ना कि अंदर से। तो आप देख सकते हैं सारे क्लिप्स लग चुके हैं। अब ये ब्रैकेट को हम लोग को मदरबोर्ड के पीछे लगाना है। ये 4 राइजर्स हैं, तो मदरबोर्ड में आपके 4 होल्स बने होंगे, उसी में ये जाएगा। फिलहाल ब्रैकेट का यूज़ नहीं है तो उसको साइड रख देते हैं, और अब हम लोग अपने हीट सिंक पे इन ब्रैकेट्स को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इन ब्रैकेट को माउंट करना बहुत ही आसान प्रोसेस है। आपको ये ब्रैकेट सिंपली हीट सिंक के ऊपर रख देंगे हैं साइड में, और इसके बैक साइड में आपको दिए गए स्मॉल स्क्रूज से इसको टाइट कर देना है। तो इन स्क्रूज को टाइट करने के लिए आपको स्मॉल स्क्रू ड्राइवर यूज़ करना पड़ेगा। टूल्स की रिक्वायरमेंट मुझे नहीं पता है, पर आप PC बिल्ड करने के लिए रिक्वायर्ड टूल्स आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से टाइट हो गया है। आपको सेम प्रोसेस दूसरे ब्रैकेट के साथ रिपीट करना है। सिंपली आप उसको साइड में रख देंगे और स्मॉल स्क्रू से आप उसको टाइट कर देंगे। आपको स्क्रू टाइट करते वक्त ध्यान ये देना है कि वो टेढ़े मेढ़े ना लगे, बिल्कुल सीधे लगे, क्योंकि ये मिस्टेक कभी कभी हो सकती है। आपको उन्हें अच्छे से टाइट कर देना है बिल्कुल, क्योंकि आपका हीट सिंक इन्हीं ब्रैकेट के साथ बिल्कुल आपके CPU पे बैठता है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा अच्छे से टाइट हो चुका है और ये ब्रैकेट अपने अच्छे से हीट सिंक के साथ लग चुके हैं। तो अब हम लोग हीट सिंक को साइड रख देते हैं, इसका अभी फ़िलहाल कोई यूज़ नहीं है। और अब हम लोग ब्लैक वाले ब्रैकेट को मदरबोर्ड के बैक साइड में इंस्टॉल करेंगे, माउंट करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये स्टेप थोड़ा डेलिकेट है, तो आपको इसको ध्यान से करना होगा। तो अभी ब्रैकेट को साइड रख देते हैं, और सबसे पहले ध्यान से आप लोग को मदरबोर्ड को साइड से पकड़ के उसको वर्टिकली आपको बॉक्स के ऊपर खड़ा करना होगा, और फिर मदरबोर्ड के बैक में ध्यान से ये ब्रैकेट के राइजर्स को दिए गए 4 होल्स में इंसर्ट करना होगा। और हो सके तो आप इसमें किसी की हेल्प भी ले सकते हैं मदरबोर्ड पकड़ने के लिए या ब्रैकेट को इंसर्ट करने के लिए, क्योंकि ये 1 पर्सन के लिए काफ़ी ही कॉम्प्लिकेटेड स्टेप है। तो आप इसको ध्यान से उसके होल्स पे आप बिठा दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि अब ब्रैकेट आपका मदरबोर्ड में इंसर्ट हो चुका है, और अब आप लोग मदरबोर्ड को ध्यान से वापस बॉक्स पे रख दीजिए। राइजर्स की आप हेल्प ले सकते हैं मदर ब्रैकेट को वहीं पे होल्ड करने के लिए। तो अब चलिए अब हम लोग अपने हीट सिंक को इंस्टॉल करते हैं।
तो हम लोग ये ब्रैकेट तो हीट सिंक पे इंस्टॉल कर ही चुके थे, पर यहाँ पे एक और चीज़ है जहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ये जो स्क्रूज़ हैं जिसकी मदद से हमारा हीट सिंक मदरबोर्ड को होल्ड करेगा, इनको भी अलाइन करने की ज़रूरत होती है ताकि ये राइज़र्स पे आसानी से फिट रहे। तो इनका अलाइनमेंट कुछ इस प्रकार है कि आपको 2 स्क्रूज़ सेंटर में रखने हैं और 2 एंड में रखने हैं। अब मुझे इस कॉम्बिनेशन का रीज़न तो नहीं पता है, पर मेरे राइज़र्स पे इसी कॉम्बिनेशन से ये फिट हो रहा है। अब हम लोग को थर्मल पेस्ट लगाना होगा, तो थर्मल पेस्ट लगाने से पहले इसका हम लोग स्पीकर पील कर लेते हैं हीट सिंक का, ताकि हम लोग बाद में भूल ना जाएं। और हीट सिंक को पहले राइजर्स पे हम लोग अब रख के चेक कर लेंगे कि वो हमारा फिट हो रहा है कि नहीं। और मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगा कि आप थर्मल पेस्ट लगाने से पहले हीट सिंक को चेक करिए कि वो हमारे राइजर्स पे फिट हो रहा है कि नहीं। आप सिंपली उसको अपने हैंड से थोड़ा टाइट करके देख लीजिए कि वो अपने राइजर्स पे टाइट हो जा रहा है कि नहीं। और आप जैसा कि देख सकते हैं मेरे कूलर मास्टर की ब्रांडिंग रैम को फेस कर रही है, तो फ़ैन जो रहेगा वो मेरा रैम को फेस करेगा और बैक साइड कूलर का मेरा आईओ शील्ड यानी कि इनपुट आउटपुट वाले पोर्ट्स की जगह को फेस करेगा। तो अब हम लोग थर्मल पेस्ट अप्लाई करेंगे। उससे पहले ये हीट सिंक को हटा लेते हैं। तो हम लोग को थर्मल पेस्ट कूलर मास्टर के कूलर के बॉक्स में ही साथ में मिला है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि थर्मल पेस्ट ना ज़्यादा लगाना है और ना ही कम, बिल्कुल करेक्ट क्वांटिटी में हम लोग को थर्मल पेस्ट लगाना होगा। तो अब हम लोग थर्मल पेस्ट को हीट सिंक पे अप्लाई करेंगे, फिर अपनी सीपीयू पे अप्लाई करेंगे। ज़्यादातर लोग सिर्फ प्रोसेसर पे अप्लाई करते हैं, पर मैंने सोचा कि कूलर पे भी अप्लाई कर देते हैं, कोई ऐसा खास फ़र्क नहीं पड़ता। तो अप्लाई करने के लिए आप कोई भी प्लास्टिक कार्ड या फिर हार्ड कार्डबोर्ड का कार्ड यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं एक विजिटिंग कार्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो अब आप थर्मल पेस्ट को ध्यान से निकालिए और आप इसे ज़्यादा नहीं चाहते, क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाता है तो बेग आपका मेसी हो जाता है और अगर कम हो जाता है तो कूलिंग पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आप थर्मल पेस्ट को ध्यान से स्क्वीज़ कर दीजिए। आप जैसा कि देख सकते हैं मैं थर्मल पेस्ट को कूलर के ऊपर 2 स्ट्रेट लाइनों में स्क्वीज़ कर रहा हूँ। तो अब हमारा थर्मल पेस्ट स्क्वीज़ हो चुका है और अब हम लोग अपने कार्क से इसको चारों साइड स्प्रेड कर देंगे। ध्यान से आप इसको स्प्रेड कर दीजिए। अब आपको ये नहीं करना है कि थर्मल पेस्ट से बिल्कुल आपको कूलर का बॉटम कवर कर देना है। बस मोस्ट एरिया थर्मल पेस्ट से कवर हो जाए तो काफ़ी रहता है, बाकी प्रेशर पड़ने के बाद तो वो अपने आप ही स्प्रेड हो ही जाता है। तो अब हमारा हीट सिंक पे थर्मल पेस्ट लग चुका है। हीट सिंक को हम लोग साइड रख देंगे और सीपीयू पे हम लोग थर्मल पेस्ट लगाएंगे। प्रोसेसर पे थोड़ा जल्दी लगाना होगा ताकि हीट सिंक पे ज़्यादा थर्मल पेस्ट सूख ना जाए। अब सीपीयू पे भी लगाते समय आपको ये ध्यान देना है कि आप इसे ज़्यादा ना लगाएं, क्योंकि अगर थर्मल पेस्ट कॉन्टैक्ट पिंस पे पहुंच गया तो सीपीयू की वर्किंग एंडेंजर हो सकती है। तो आप ध्यान से थर्मल पेस्ट को सीपीयू पे एक स्ट्रेट लाइन पे स्क्वीज़ कर दें। अभी मैंने बस थोड़ा सा ही लगाया है, ज़रूरत पड़ने पर मैं और लगा दूंगा। और अब आप कार्क की हेल्प से आप इसको स्प्रेड कर दीजिए। तो आप जैसा कि देख सकते हैं मैंने अपना कार्क को थोड़ा छोटा कर लिया है ताकि मैं इसको आसानी से स्प्रेड कर सकूं, और थोड़ा थर्मल पेस्ट भी अप्लाई कर लिया है। तो अब हमें थर्मल पेस्ट को ध्यान से सीपीयू पे अपने प्रोसेसर पे स्प्रेड कर देना है। पर अगर आप ऐसा नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग थर्मल पेस्ट को प्रोसेसर के ऊपर स्क्वीज़ करते हैं और कूलर को फिट कर देते हैं, तो वो प्रेशर से ऑलरेडी अपने आप ही स्प्रेड हो जाता है। पर मैंने सोचा क्यों ना ही कार्क से ही इसको स्प्रेड कर दिया जाए। तो आप चाहें तो करें, ना चाहें तो कोई ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है। और तो ध्यान से आप इसको स्प्रेड कर दीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अब हमारा थर्मल पेस्ट अच्छे से अप्लाई हो चुका है प्रोसेसर पे। तो अब हम लोग को हीट सिंक को इंस्टॉल करना है। तो ये थोड़ा डेलिकेट काम है, क्योंकि एक बार ये इंस्टॉल हो गया तो इसको हटाने से ये काफ़ी मेसी हो जाता है। तो आप हीट सिंक को अपने वाइजर्स के ऊपर रख दीजिए ध्यान से। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आपके सारे स्क्रूज़ चारों स्क्रूज़ वाइजर्स पे बैठ जाएं।
और फिर आप उनको आसानी से ध्यान से हाथ से टाइट कर लीजिए स्क्रू ड्राइवर से टाइट करने से पहले। तो स्क्रू ड्राइवर आपको स्टार फेस का स्क्रू ड्राइवर यूज़ करना पड़ेगा। तो स्क्रू टाइट करने के लिए आपको स्क्रूज को डायगनली टाइट करना पड़ेगा, ना कि नंबर वाइज कॉर्नर वाइज कि 1 2 3 4 ऐसे नहीं, डायगनली आपको टाइट करना होगा। आप अच्छे से स्क्रूज को टाइट कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि सीपीयू कूलर इंस्टॉल मैंने कर दिया है, सारे स्क्रूज को अच्छे से टाइट कर दिया है और हम भी उसे अच्छे से टाइट करिए, पर इतना टाइट भी ना करें कि मदरबोर्ड को कोई हार्म आ जाए। एक बात और ध्यान देने वाली ये है कि आप सीपीयू सॉकेट के कवर को संभाल के रखें, क्योंकि जब भी मदरबोर्ड एक्सचेंज करना होगा या ट्रैवलिंग के लिए पीसी को आपको अनपैक करना होगा तो ये आपके काम आएगा। बाकी कूलर फैन की बात की जाए तो उसे आप अभी भी इंस्टॉल कर सकते हैं और बाद में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंस्टॉल करने के लिए सिंपली बस आपको इसके क्लिप्स को हीट सिंक के ग्रूव्स में बिठाना होगा और ये आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा। इसकी वायरिंग मैं आपको बाद में करके दिखाऊंगा और अभी फ़िलहाल तो मैं इसे रिमूव कर दूंगा, क्योंकि मैं फ़ैन को बाद में ही इंस्टॉल करूंगा। तो अब हम लोग अपने मदरबोर्ड को पीसी कैबिनेट में फिट करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, स्टेप 7, माउंटिंग मदरबोर्ड ऑन पीसी कैबिनेट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने केस का सेटअप कर लिया है, जिसमें मैंने केस को ओपन करके फ्लोर पे लगा दिया है और सारी वायर्स को मैंने साइड कर दिया है। ये मैंने ऑलरेडी स्टेप 2 में करके दिखा चुका हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रीमार्क्स दिए गए हैं, लिखा गया है A फॉर ATX, M फॉर माइक्रो ATX एंड I फॉर ITX। और जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग का मदरबोर्ड जो है वो मिग ATX यानी कि माइक्रो ATX है, तो हम लोग का मदरबोर्ड MM वाली जगह रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे AMI लिख रखा है, यहाँ AM। तो जहाँ M होगा वहीं पे हमारे मदरबोर्ड के वाइजर्स होंगे और वहीं पे स्क्रूज हमारे कसे जाएंगे। और अगर आपका जहाँ पे M वाली जगह पे वाइज़र ना हो तो वो आपको कहे किसी और जगह से ओपन करके M वाली जगह पे लगाना होगा। जैसा कि मेरे बॉटम में 3 थे तो मैंने ऊपर अपने लगा दिए हैं जहाँ जहाँ M वाले थे। तो अब हमारा केस मदरबोर्ड के लिए रेडी हो गया है और अब हम लोग मदरबोर्ड को माउंट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को मदरबोर्ड कूलर की हेल्प से साइड से सपोर्ट देते हुए उठाना है और अपनी आयो शीट की कवरिंग को हटा देना है, रिमूव कर देना है। अब हम लोग को मदरबोर्ड को कूलर से पकड़ के हल्का सा क्लिक करते हुए स्लाइड करना है ताकि आयो शीट इसकी बाहर आ जाए। और फिर ध्यान से मदरबोर्ड को केस के वाइजर्स पे रख देना है। आप जैसा कि देख सकते हैं मेरे मदरबोर्ड के स्क्रू होल्स वाइजर्स के साथ अलाइन हो गए हैं और ये हमारे एसेसरीज बॉक्स के कंटेंट्स हैं जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं। और अब हम लोग इसको स्क्रू से टाइट करेंगे जो हमारे एसेसरीज बॉक्स में मिले थे। एसेसरीज बॉक्स में हम लोग को एक्स्ट्रा एक वाइज़र मिला है और वॉशर्स मिले हैं जो हम मदरबोर्ड पे लगाएंगे स्क्रूज के साथ एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए। इधर स्क्रूज की बात की जाए तो हमें 3 टाइप्स के स्क्रूज मिले हैं। ये बिग स्क्रूज मिले हैं फैंग वाले, मीडियम स्क्रूज मिले हार्ड डिस्क पीएससी और मदरबोर्ड वाले, और स्मॉल स्क्रूज एसएसडी और ओडीडी वाले। स्मॉल और बिग स्क्रूज का कोई यूज़ नहीं तो हमें उन्हें साइड रख देंगे और मीडियम स्क्रूज हम लोग यूज़ करेंगे। और इन मीडियम साइज स्क्रूज से हम लोग अपने मदरबोर्ड को केस पे टाइट करेंगे। अब हम लोग अगले स्टेप में सीपीयू कूलर के फैन को मदरबोर्ड से कनेक्ट करेंगे, उसकी वायरिंग को देखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपने मदरबोर्ड को केस पे माउंट कर दिया है, स्क्रूज को अच्छे से टाइट कर दिया है। आप भी स्क्रूज को अच्छे से टाइट कर दें। और ये मीडियम साइज स्क्रूज से मैंने मदरबोर्ड को टाइट किया है। ध्यान आपको ये देना है कि स्क्रूज को ज़्यादा टाइट नहीं करना कि मदरबोर्ड को नुकसान पहुंच जाए। और अब हम लोग सीपीयू कूलर के फ़ैन को इंस्टॉल करेंगे। तो जैसा मैंने आपको पहले दिखाया था वैसे ही आपको फ़ैन के क्लिप्स को हीट सिंक के ग्रूव्स में लिफ्ट करके फिट करना होगा। तो ये आप देख सकते हैं इजी फिट हो जाता है फ़ैन हमारा हीट सिंक से और हम लोग का फ़ैन इंस्टॉल हो गया है। वायर्स की बात की जाए तो हम लोग को 2 वायर्स मिलती हैं फ़ैन की।
फैन के ये जो आप देख रहे हैं बिना गोल्डिंग पिंस वाली, ये आपके फ़ैन को पावर करेगी। और ये आप जो देख रहे हैं गोल्डिंग पिंस वाली, ये आपके फ़ैन की RGB लाइटिंग के लिए है। तो फ़ैन की पावर वाली केबल को आप लोगों को अपने मदरबोर्ड के फ़ैन हेडर में लगाना है। CPU फ़ैन करके उसमें लिखा होगा, आपको उसमें लगाना होगा। और RGB लाइटिंग की केबल को आपको RGB हेडर में लगाना होगा। आपके मदरबोर्ड में RGB हेडर करके लिखा होगा। और अगर आपके मदरबोर्ड में RGB हेडर अवेलेबल नहीं है तो आप RGB कंट्रोलर यूज़ कर सकते हैं जो आपके CPU कूलर के बॉक्स में मिला होगा। तो चलिए अब हम लोग अपनी वायरिंग कर लेते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं CPU फ़ैन का हेडर बना हुआ है। तो आपको उसमें CPU फ़ैन की पावर वाली केबल को, ये वाली केबल को कनेक्ट कर देना है। ध्यान दें कि CPU फ़ैन हेडर पे ही आप इसको कनेक्ट करें, CPU ऑप्ट पे नहीं, क्योंकि CPU ऑप्ट आपके डुअल फ़ैन CPU कूलर के लिए होता है। तो आपको ये ध्यान से CPU फ़ैन हेडर के पिन में कनेक्ट कर देना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने CPU फ़ैन की वायर को कनेक्ट कर दिया है और अब हम लोग को RGB की वायर को कनेक्ट करना होगा। RGB हेडर पे हम लोग को +12V GRB लिखा होगा। तो आपको कनेक्टर पे बने एरो को +12V पे मैच करके लगाना होगा। और अब हम लोग अगले स्टेप में हार्ड डिस्क ड्राइव को अपने PC कैबिनेट पे माउंट करेंगे। तो मैं अपने CPU कूलर के फ़ैन को मदरबोर्ड से कनेक्ट कर चुका हूँ और अब हम लोग अपनी हार्ड डिस्क को कैबिनेट पे माउंट करेंगे और पावर सप्लाई को अपने कैबिनेट में इंस्टॉल करेंगे। तो आप जैसा कि देख सकते हैं मैंने अपने कैबिनेट के राइट साइड को ओपन कर दिया है। आपका भी कैबिनेट ऐसा ही सिमिलर दिखेगा पीछे से। और अगर आपने SATA SSD ली है तो वो इस केसिंग में जाएगी जो कि ईजी थंब स्क्रूज से खुल जाता है और स्क्रूज की मदद से SSD इसमें फिट हो जाती है। पर हम लोग की हार्ड डिस्क है तो उसके ये कैबिनेट में ऐसे प्लास्टिक के केस इंक्लूड होते हैं। मेरे में 2 हैं, आपके में 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो केस को हम लोग बाहर निकाल लेंगे और उसको हम लोग साइड रख देंगे। और हमारी जो WD की हार्ड डिस्क है उसको हम लोग को बैक साइड पे लटा देना होगा और अपने केस को भी बैक में करके रख देंगे। और फिर हम लोग को स्क्रू होल्स को मैच करना होगा कि जब हम लोग का केस हार्ड डिस्क पे फिट होए तो वो स्क्रू होल्स हम लोग के मैच करें। और हम लोग के केस के साइड में 2 राइजिंग पॉइंट्स दिए गए होंगे। तो ये राइजिंग पॉइंट्स हम लोग के हार्ड डिस्क के होल्स में फिट होंगे। हार्ड डिस्क के साइड में आप होल्स देख सकते हैं, ये इजी हम लोग के उसमें फिट हो जाते हैं। तो पहले हम लोग फर्स्ट साइड फिट कर लेते हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं फर्स्ट साइड आसानी से फिट हो जाती है। तो दूसरी साइड के लिए हल्का प्रेशर लगा के ये करना होगा, तो टूटने का डर ना रखें, हल्का प्रेशर लगेगा और केस फिट हो जाएगा। तो आप जैसा कि देख सकते हैं हार्ड डिस्क केस में फिट हो गई है। अब हम लोग को स्क्रूज से हार्ड डिस्क को टाइट करना होगा केस पे। स्क्रूज मैं आपको बता देता हूँ कौन से यूज़ होंगे। तो स्क्रूज हमारे वही यूज़ होंगे जो मदरबोर्ड पे यूज़ हुए थे। 4 स्क्रूज हम लोग के इस्तेमाल आएंगे। स्टार स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से आपको इनको टाइट कर देना है। ज़्यादा टाइट नहीं करना है, बस हल्का सा टाइट कर देना है कि हार्ड डिस्क हमारी केस के साथ फिट रहे। तो चलिए अब इनको टाइट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने स्क्रूज को टाइट कर दिया है। अब हम लोग को सिंपली इसको केस में वापस टाइट करना होगा और WD का लोगो अपवर्ड फेसिंग रहेगा। तो आप देख सकते हैं ये इजी स्लाइड हो जाता है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो अब आपको अपने मदरबोर्ड के साथ सेटा केबल मिली होगी, मुझे 2 मिली हैं। तो आपकी सेटा केबल हार्ड डिस्क के स्मॉल पॉइंट में कनेक्ट हो जाएगी। आपका जो पावर सप्लाई वाली सेटा होगी वो आपके बिग पॉइंट में कनेक्ट हो जाएगी जो इसको पावर देगी। ये थर्ड पोर्ट का क्या यूज़ है मुझे नहीं पता, पर शायद 2 हार्ड डिस्क को सिंक करने के लिए होता होगा। तो अभी मैं इसकी वायरिंग तो बाद में करूँगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ जिसमें हम लोग पावर सप्लाई को कैबिनेट में इंस्टॉल करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं पिछले स्टेप में हम लोग ने अपनी हार्ड डिस्क को अपने कैबिनेट में माउंट कर दिया था और इस स्टेप में हम लोग अपनी पावर सप्लाई यूनिट को कैबिनेट में इंस्टॉल करेंगे। तो पावर सप्लाई यूनिट को इंस्टॉल करने के लिए मैंने इन केबल्स को बाहर निकाल लिया है। ये हमारे कैबिनेट की फ्रंट पैनल की केबल्स हैं और जो फैंस इसमें प्री इंस्टॉल आए थे उनकी केबल्स हैं, तो इनको मैंने साइड कर दिया है। अब हम लोग अपने पावर सप्लाई यूनिट को इस एम्प्टी स्पेस में इधर माउंट करेंगे।
तो पावर सप्लाई हम लोग ने गीगाबाइट का P550B 550 वोल्टेज वाला 80 प्लस ब्रोंज एफिशिएंसी वाला PSU सेलेक्ट किया है। केबल्स की बात की जाए तो हम लोग को मदरबोर्ड की 20+4 पिन कनेक्टर मिलता है, CPU का 4+4 पिन कनेक्टर एक मिलता है, PCIe के 6+2 पिन वाले दो कनेक्टर मिलते हैं, SATA की दो केबल्स मिलती हैं जिसमें एक केबल्स में 3 कनेक्टर है और वेरीफायर एंड फ्लॉपी कनेक्टर मिलता है। तो अब हमें इन केबल्स को अच्छे से अनटाई करिएगा है और अनटेंगल करिएगा है और ध्यान देना है कि जहाँ में हम लोग का पावर सप्लाई लगेगा तो फैन का जो फेस रहेगा वो डाउनवर्ड रहेगा। वैसे तो ये केस पे डिपेंड करता है, पर मोस्टली फैन का फेस डाउनवर्ड रहता है जहाँ पे वेंट होता है। तो मेरे केस का वेंट नीचे है जैसा कि आप देख सकते हैं, यहीं पे पावर सप्लाई जाएगा। तो पावर सप्लाई आपको इस एम्प्टी स्पेस में स्लाइड करके फिक्स कर देना है। पावर सप्लाई आपका आराम से केस में स्लाइड होके अंदर चला जाएगा और अब हम लोग का जो काम है वो बैक साइड में रहेगा। तो केस का बैक साइड अब हम लोग अपनी तरफ करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस ओपनिंग से हम लोग का पावर सप्लाई दिख रहा है। अब हमें 4 स्क्रूज से इसे यहाँ पे टाइट करना होगा। स्क्रूज मैं बता देता हूँ कौन से यूज़ होंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपने पावर सप्लाई को कैबिनेट के स्क्रू होल्स पे अलाइन कर दिया है और मेरे पावर सप्लाई के स्क्रू होल्स इन 4 कॉर्नर्स में अलाइन हो गए हैं और अब हम लोग इन्हें स्क्रूज से टाइट कर देंगे। स्क्रूज की बात की जाए तो स्क्रूज हमारे वही यूज़ हो रहे हैं जो मदरबोर्ड और हार्ड डिस्क को टाइट करने के लिए यूज़ हुए थे। मुझे तो ये लगता है कि ये स्क्रूज पूरे पीसी बिल्ड के लिए यूनिवर्सल हैं, हर जगह यूज़ होते हैं। तो हमें ये स्क्रूज को 4 कॉर्नर्स में लगा देना है और अच्छे से टाइट कर देना है। पावर सप्लाई हमारा केस के साथ फिक्स हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सारे स्क्रूज हमारे अच्छे से टाइट हो गए हैं और पावर सप्लाई हमारी केस पे अच्छे से फिक्स हो गई है। और पावर सप्लाई की वायर्स की बात की जाए तो हमें यूज़फुल वायर्स को अलग कर लेना है। ये मदरबोर्ड वाली CPU वाली केबल को अलग कर लेंगे हम। जीपीयू तो इंस्टॉल हम लोग नहीं कर रहे हैं तो ये PCI वाई का कोई यूज़ नहीं है, पर अगर आपने जीपीयू लगाना है तो ये PCI वाई केबल आपको काम आएगी। मेरे लिए इसका अभी कोई यूज़ नहीं है तो मैं इसे और दूसरी यूज़लेस केबल्स को रैप करके साइड कर दूंगा। बाकी यूज़फुल केबल्स की बात की जाए तो मैं उसे अपने केस की इन ओपनिंग से बाहर निकाल दूंगा जहाँ से भी मेरे मदरबोर्ड के लिए क्लोज रहेगा। और साथ में ये मोजेक्स कनेक्टर है, फ्लॉपी डिस्क कनेक्टर है जिसका कोई यूज़ नहीं है। और दो सेटा केबल्स हैं जिसमें से सिर्फ एक ही का यूज़ रहेगा, वो भी सिर्फ अपनी हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने के लिए। तो अब हम लोग केबल्स को कनेक्ट करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली स्टेप की तरफ जिसमें हम लोग हार्ड डिस्क को पावर सप्लाई और मदरबोर्ड से कनेक्ट करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग को जो मदरबोर्ड के साथ दो सेटा केबल मिली थी उसमें से एक सेटा केबल का यूज़ करना है जिससे हम लोग अपनी हार्ड डिस्क और मदरबोर्ड को कनेक्ट करेंगे। और ये सेटा केबल हमारा रीड एंड राइट फंक्शन प्रोवाइड करती है। तो आपको मिली हुई सेटा केबल में एक एल शेप की इंसर्टिंग पॉइंट रहता है जो आपको अपनी हार्ड डिस्क की एल पॉइंट से मैच करके कनेक्ट करना होगा। तो आप जैसा कि देख सकते हैं एल शेप का इसका पॉइंट बना हुआ है, आपको अपनी हार्ड डिस्क से मैच करके इसको कनेक्ट करना होगा। तो ये केबल आपकी आसानी से लग जाती है। अब सेटा केबल के दूसरे एंड को हमें अपने केस के लेफ्ट साइड से बाहर निकालना होगा और अब हम लोगों को लेफ्ट साइड में अपने मदरबोर्ड के सेटा वन पोर्ट में इस केबल को लगाना होगा। तो आपको अपने सेटा वन पोर्ट में इस केबल को लगा देना है। वन क्लिक का साउंड कंफर्म करेगा कि केबल लग गई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी केबल लग गई। अब हम लोग पावर सप्लाई की सेटा केबल हार्ड डिस्क में लगाएंगे। तो हार्ड डिस्क को पावर देने के लिए हमें अपनी पावर सप्लाई की सेटा केबल को यूज़ करना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी सेटा केबल में 3 कनेक्टर्स दिए गए हैं अलग अलग डिस्टेंस के लिए और मैं सबसे नीचे वाला कनेक्टर यूज़ करूँगा क्योंकि वही मेरी हार्ड डिस्क के लिए सबसे क्लोज पड़ेगा। तो हमें
इसे भी सेम स्मॉल सेका कनेक्टर की तरह एल शेप मैच करके लगाना होगा। आप जैसा कि हार्ड डिस्क में देख सकते हैं, एल शेप मैच करके आपको कनेक्टर को लगाना होगा। ये कनेक्टर भी उसी की तरह ईजी लग जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कनेक्टर मेरी हार्ड डिस्क के साथ अच्छे से कनेक्ट हो गया है और अब हमारी हार्ड डिस्क पीसी से कनेक्ट हो गई है। और अब हम लोग कैबिनेट की वायर को मदरबोर्ड से कनेक्ट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यूज़फुल केबल्स को अपना बाहर निकाल के साइड रख दिया है और जो केबल मेरे यूज़ की नहीं थी, यूजलेस केबल्स को टाई करके हाइड कर दिया है। और हार्ड डिस्क की भी केबल्स को मैंने टाई करके अच्छे से पीछे कर दिया है। और मैंने अपनी कैबिनेट की वायर्स को इन ओपनिंग से बाहर निकाल दिया है, जहाँ से ये इजी मदरबोर्ड पे कनेक्ट हो जाए। जैसे यूएसबी पोर्ट की वायर को मैंने ऊपर से निकाल दिया है और कैबिनेट के फ़ैन की वायर को मैंने नीचे से निकाल दिया है। और अब मेरे पास दो पावर सप्लाई की मेन केबल्स बची हैं, सीपीयू वाली और मदरबोर्ड वाली, जो मैं सेंटर से निकाल के कनेक्ट करूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हम लोग सारी कैबिनेट की और पावर सप्लाई वाली वायर्स को कनेक्ट करेंगे अपने मदरबोर्ड के साथ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अपनी सारी वायर्स को केस के लेफ्ट साइड पे ले आया हूँ, सीपीयू की, मदरबोर्ड की और फैन की वायर्स को। तो अब सबसे पहले हम लोग सबसे ईज़िएस्ट वायर को कनेक्ट करेंगे, जो कि हमारे फ्रंट पैनल के यूएसबी पोर्ट के कनेक्टर। तो आप ये वायर देख सकते हैं, आपको इस वायर पे एक नॉच बना होगा, आपको उस वायर के नॉच को मैच करते हुए इसे लगाना होगा अपने मदरबोर्ड पे। यूएसबी 3.2 जेन 1 हेडर पे लगाना होगा, मदरबोर्ड पे U3.2G करके लिखा होगा। ये केबल बहुत ही आसानी से लग जाती है, एक क्लिक का साउंड कंफर्म करेगा कि ये केबल कनेक्ट हो गई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वायर आसानी से मदरबोर्ड पे कनेक्ट हो गई है और अब हम लोग इसमें कैबिनेट के फैंस को पावर देने वाली केबल को कनेक्ट करेंगे। कैबिनेट में हमें 3 RGB फैन और 1 नॉन RGB फैन की पावर वाली वायर्स मिलती हैं। साथ ही में मेरे कैबिनेट में एक स्पीकर भी इंक्लूड है, अगर आपके कैबिनेट में वो इंक्लूड नहीं है तो आप वो अलग से परचेज़ कर सकते हैं। ये वायर्स आपके स्पीकर में जाती हैं। स्पीकर का वन एंड रहेगा जो कि मदरबोर्ड में जाएगा और बाकी जो आपकी फैन वाली वायर्स हैं वो कनेक्ट हो जाएंगी आपके स्पीकर के पोर्ट पे। तो आपको ध्यान से इनको कनेक्ट कर देना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आसानी से कनेक्ट हो गया है। आपको सेम प्रोसेस तीनों के साथ रिपीट करना होगा। आपको ग्रूव्स और नॉचेस को मैच करते हुए इन्हें कनेक्ट करना होगा। और अगर आप अपने ये स्पीकर परचेज कर रहे हैं तो आप ध्यान दें, आप 4 कनेक्टर से ज़्यादा वायर ना लें, वरना आपके हेडर पे लोड ज़्यादा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, ये सारे कनेक्टर कनेक्ट हो गए हैं हमारे और अब हम लोग को इनका केबल मैनेजमेंट करना होगा। आप अपना केबल मैनेजमेंट अपने केस के हिसाब से खुद कर लीजिएगा। बाकी अब हम लोग को स्पीकर के कनेक्टर को मदरबोर्ड पे दिए CHA फैन 1 हेडर पे कनेक्ट करना होगा। ये कनेक्टर आपका सेम आपके CPU फैन जैसा ही होता है। CHA फैन 1 और CPU फैन हेडर्स में कोई भी डिफरेंस नहीं होता फिजिकली, पर जो इन हेडर्स का पावर फ्लो रहता है वो काफ़ी डिफरेंट रहता है। तो आपको ध्यान से इसको CHA फैन 1 हेडर पे लगा देना है। 4 पिन का हेडर होगा, आपको ग्रूव्स को मैच करते हुए कनेक्टर को इस पर बिठा देना है ध्यान से। और जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो हम लोग का फैंस जो होंगे कैबिनेट के वो मदरबोर्ड से कनेक्ट हो चुके होंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इजीली कनेक्ट हो गया है और अब हम लोग के कैबिनेट के फैंस की वायरिंग हो गई है। और अब हम लोग अपने फ्रंट पैनल के ऑडियो एंड माइक जैक के कनेक्टर को कनेक्ट करेंगे। इस वायर में ऑडियो लिखा होता है और आपको इसको अपने ऑडियो हेडर में लगाना होगा मदरबोर्ड पे। मदरबोर्ड पे AAFP करके लिखा होगा, तो आपको इसको इस पे कनेक्ट करना होगा हेडर पे। पिंस को ध्यान में रखते हुए आपके कनेक्टर पे एक स्पॉट कवर होगा जिसमें कोई भी पिन नहीं जाएगी, तो आपको वो मैच करते हुए अपने मदरबोर्ड के हेडर पे लगा देना होगा। ये केबल बहुत ही आसानी से लग जाएगी।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारी वायर जो है मदरबोर्ड से कनेक्ट हो गई है। और अब अपनी केबल मैनेजमेंट आपको खुद फिगर आउट करनी होगी। और बाकी केबल्स की बात की जाए तो ये फ्रंट पैनल के पावर और रीसेट बटन के कनेक्टर हैं। इसमें PLED और पावर LED प्लस माइनस लिखा होगा, और पावर बटन और रीसेट बटन की ये पावर SW और रीसेट SW करके लिखा होगा। ये कनेक्टर आपके मदरबोर्ड के सिस्टम पैनल हेडर पे कनेक्ट होंगे। ये बहुत ही सारे पिंस वाला हेडर होता है, इसमें काफ़ी पिंस रहती हैं। ये आपको अपने मदरबोर्ड के मैनुअल को पढ़ के उसके हिसाब से कनेक्ट करना होगा। मैं अपने मदरबोर्ड के मैनुअल के हिसाब से कनेक्ट करके आपको दिखा दूंगा, पर मुझे ये नहीं पता कि ये हर मदरबोर्ड के ये सेम होते हैं कि अलग, तो आप अपने मैनुअल को पढ़ के ही कनेक्ट करें। तो अब मैं इन्हें अपने मदरबोर्ड के हिसाब से कनेक्ट कर देता हूँ। तो मैंने PLED प्लस माइनस, पावर SW और रीसेट SW कनेक्टर को अपने मदरबोर्ड पे कनेक्ट कर दिया है। मैंने इनको अपने मदरबोर्ड के मैनुअल के हिसाब से लगा लिया है। कनेक्टर में आपको एरो देखकर लगाना होगा अपने मदरबोर्ड के मैनुअल की हेल्प से। ये मैं आपको बता नहीं सकता कि कौन सा कनेक्टर कहाँ लगेगा, क्योंकि मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो अब हमारे जो RGB फैंस हैं, उसकी RGB वायर के साथ हम लोग को RGB कंट्रोलर मिला है। पर मेरे मदरबोर्ड पे RGB हेडर अवेलेबल है ऑरा सिंक के साथ, तो मेरे ये इसका कोई यूज़ नहीं है। अगर आपके मदरबोर्ड पे RGB हेडर नहीं है तो आप ये कंट्रोलर को यूज़ कर सकते हैं और अपने पावर सप्लाई के SATA कनेक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं। और जिनके मदरबोर्ड में RGB हेडर अवेलेबल है वो सिंपली यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट कर दें और अपने मदरबोर्ड के RGB हेडर पे इसे वायर को लगा दें। ध्यान दें कि आप इसे RGB हेडर पे लगाएं, ARGB हेडर पे नहीं। एरो को मैच करते हुए प्लस V से आप इस कनेक्टर को अपने RGB हेडर पे लगा दीजिए। ये CPU फैन के RGB कनेक्टर की तरह ही आसानी से मदरबोर्ड से कनेक्ट हो जाएगा। तो मैंने अपने कैबिनेट के फ़ैन की RGB लाइटिंग की वायर्स को लगा दिया है। आप ध्यान दें कि आप इसे RGB हेडर पे लगाएं, ARGB हेडर पे नहीं। और अगर आपका फैंस ARGB है तो आप उसे ARGB हेडर पे लगाएं। और अब हम लोग का सिर्फ मदरबोर्ड और CPU के कनेक्टर को कनेक्ट करना रह गया है। तो अब हम लोग इन दोनों कनेक्टर को कनेक्ट कर देंगे और केबल मैनेजमेंट करके अपना कैबिनेट क्लोज कर देंगे, और फिर हम लोग फाइनली अपना PC बूट करेंगे। तो अब देखना ये है कि आपके CPU कनेक्टर पे एक क्लिप रहता है। आपको इस क्लिप को CPU पावर कनेक्टर में एक साइड ग्रूव बना होता है उसमें बिठाना होगा, जिससे ये अपनी जगह फिक्स हो जाता है। और आप इस कनेक्टर को दूसरे वे में लगा भी नहीं सकते। तो अगर ये कनेक्टर अंदर नहीं जा रहा हो तो प्रेशर ना डालिए, अपोजिट साइड ट्राई करिए। तो अब हम लोग CPU कनेक्टर को अपने मदरबोर्ड के CPU पावर कनेक्टर पे कनेक्ट कर देते हैं। तो अब CPU पावर कनेक्टर कनेक्ट हो गया है और अब हम लोग मदरबोर्ड का 20+4 पिन कनेक्टर कनेक्ट करेंगे। अब किसी किसी मदरबोर्ड में सिर्फ 20 पिन कनेक्टर होते हैं, तो ये 4 पिन कनेक्टर निकल जाता है। पर आजकल के मदरबोर्ड पावर हंग्री हैं, तो उनमें ये 4 पिन कनेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। इस कनेक्टर के भी साइड में ग्रूव्स रहते हैं जो क्लिप को फंसा लेते हैं, और सेम ये कनेक्टर भी दूसरे साइड से नहीं लगता है। इसको इंस्टॉल करना सबसे इजी काम होता है। सिंपली आप इसको इसके कनेक्टर पे बिठा दें। तो अब आप देख सकते हैं ये मदरबोर्ड से कनेक्ट हो गया है और अब वायरिंग का सारा काम हो चुका है। अब हम लोग कैबिनेट क्लोज कर देंगे और अगले स्टेप में वाईफाई और ब्लूटूथ एंटीना को इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले स्टेप की तरफ, जिसमें अब हम लोग वाईफाई और ब्लूटूथ एंटीना को इंस्टॉल करेंगे और अपने कैबिनेट को क्लोज करेंगे। तो मैंने अपने कैबिनेट की केबल मैनेजमेंट कर ली है और अपने कैबिनेट का टेम्पर ग्लास पैनल लगा लिया है, और दूसरी साइड से भी मैंने अपने कैबिनेट को क्लोज कर दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम लोग को अपने वाईफाई एंटीना को इंस्टॉल करना है बैक साइड पे, जो हम लोग को अपने मदरबोर्ड के साथ मिला था। इसमें बस ध्यान देने वाली बात एक ही है
कि आपको इसे किसी भी पर्सन से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखना है इसकी रेस की वजह से। तो अब आप अपने वाईफाई एंटीना के कनेक्टर को अनपैक कर सकते हैं और आपको इस एंटीना का स्टैंड लगाना होगा। तो अब आप देख सकते हैं एंटीना स्टैंड में फिक्स हो गया है और अब हम लोग को इसकी केबल को इसके बॉटम में फिक्स कर देना है। इसमें आप देख सकते हैं केबल मैनेजमेंट का इसमें सिस्टम दिया हुआ है। आपको अपनी केबल को एंटीना की केबल को इसमें इंसर्ट कर देना है। तो अब हमारा स्टैंड लग गया है और अब हम लोग इसे अपने मदरबोर्ड से कनेक्ट करेंगे। तो आपको ये 2 कनेक्टर मिलते हैं, आपको ये किसी भी पॉइंट में लगा देंगे हैं। ये सिंपली हाथों से नट बोल्ट की तरह कनेक्ट हो जाएंगे। ये वैसे ही हैं जैसे आपके टीवी केबल सेट टॉप बॉक्स के पीछे लगती थी, वैसे ही ये कनेक्ट हो जाएंगे। पर ये काफ़ी हाई क्वालिटी के हैं क्योंकि इन्हें वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5.0 का सिग्नल रिसीव करना है। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं हम लोग का वाईफाई एंटीना कनेक्ट हो गया है और अब हम लोग का पीसी बिल्डिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब हम लोग अपना सेटअप देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपने पीसी का सेटअप कंप्लीट कर लिया है। मैंने सारी अपनी एसेसरीज़ को अपने पीसी से कनेक्ट कर लिया है। मॉनिटर को, स्पीकर्स को, कीबोर्ड एंड माउस को सबको कनेक्ट कर लिया है और अब हम लोग का सेटअप कंप्लीट हो गया है। मैंने अपने थोड़े मिनिएचर से अपने टेबल को थोड़ा डेकोरेट भी कर दिया है उसके लुक के लिए। तो चलिए अब हम लोग अपने पीसी को बूट करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने पीसी की बूटिंग की तरफ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग का पीसी सक्सेसफुली बूट हो गया है और मॉनिटर पे यूएफआई बायोस विंडो दिखा रहा है। बायोस की विंडो में आप लोग देख सकते हैं हम लोग के सारे पीसी के कंपोनेंट सक्सेसफुली शो कर रहे हैं। मदरबोर्ड हम लोग का शो कर रहा है टॉप गेमिंग B56 की एम वाईफाई। प्रोसेसर हम लोग का i5-10400 दिखा रहा है स्पीड के साथ। मेमोरी हम लोग की दिखा रहा है कितनी इनपुट हुई है 16 GB DDR4 की 266 मेगाहर्ट्ज़ की स्पीड के साथ। और हम लोग की रैम ने कौन से स्लॉट ऑक्यूपाई किए हुए हैं वो भी दिखा रहा है। CPU का टेम्परेचर भी दिखा रहा है। साथ ही में स्टोरेज की इंफॉर्मेशन भी दिखा रहा है कि 1 TB की हार्ड डिस्क है और 120 GB की NVMe SSD यूज़ की गई है। फैंस भी दिखा रहा है कि हम लोग के केस के फैंस इतनी स्पीड में रोटेट कर रहे हैं और CPU कूलर का फैन इतनी स्पीड में रोटेट कर रहा है। और बाकी बायोस की सेटिंग्स की बात की जाए तो बायोस की सेटिंग्स को मैं अभी चेंज नहीं करूँगा। पहले मैं अपनी पीसी में विंडोज़ 10 को इंस्टॉल करूँगा अपनी एसएसडी में और उसका सेटअप करके मैं सक्सेसफुली विंडोज़ को बूट करूँगा और उसके बाद मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बायोस की सेटिंग्स को चेंज करूँगा। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप बायोस की सेटिंग्स को चेंज ना करें अगर आप उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। और बाकी विंडोज़ 10 की इंस्टॉलेशन की बात की जाए तो आपको अपनी एक यूएसबी ड्राइव में विंडोज़ 10 की सेटअप रखना होगा और आप जब यूएसबी ड्राइव को कनेक्ट करेंगे और पीसी को दोबारा से स्टार्ट करेंगे तो वो डायरेक्टली आपको विंडोज़ 10 के सेटअप विंडो पे ले जाएगी जहाँ से आप उसको ईज़ी इंस्टॉल कर पाएंगे। बाकी मैं यूएसबी ड्राइव में विंडोज़ का सेटअप कैसे करना है उसके लिए एक अच्छी से मैं वीडियो रिकमेंड कर दूँगा यूट्यूब की अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए अब मैं आपको अपना पीसी विंडोज़ में बूट करके दिखा देता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं टफ गेमिंग का लोगो स्क्रीन पे आ गया है। बहुत ही फास्ट बूटिंग प्रोसेस रहता है NVMe SSD का। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में आपका विंडोज़ बूट हो जाती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं विंडोज़ की लॉक स्क्रीन आ गई है। ये फर्स्ट विंडोज़ का बूट तो नहीं है, मैं पहले ही इसे बूट कर चुका हूँ और मैं अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर चुका हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपने सारे पूरा पीसी का सेटअप कर लिया है। सॉफ्टवेयर साइड से भी मैंने सारे रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिए हैं, गेम्स इंस्टॉल कर लिए हैं और जो आप ये वीडियो देख रहे हैं वो मैंने इसी पीसी में एडिट करके पोस्ट की है। प्रोसेसिंग पावर बहुत ही अच्छी है इस पीसी की, बहुत ही फास्ट पीसी वर्क करता है। ग्राफिकल पावर तो नहीं है क्योंकि मैंने अभी इसमें जीपीयू इंस्टॉल नहीं किया है, वो मैं अवेलेबिलिटी और लोअर प्राइसेस के हिसाब से ही इंस्टॉल करूँगा। बाकी पीसी बहुत ही स्मूथ चलता है। इसके मैंने बेंचमार्क करके भी देखे, इसके स्कोर्स बिल्कुल नेट के हिसाब से आ रहे हैं। मैंने इसमें काफ़ी गेम्स भी खेले हैं, वो आप स्क्रीन में देख सकते हैं। काफ़ी तरीके के गेम्स खेले हैं और एवरेज एफपीएस देता है ये इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड के हिसाब से,
क्योंकि आप इसमें जानते हैं iGPU जगह है UHD 6 करके का। तो चलिए अब मैं आपको अपनी सेटअप के युग दिखा देता हूँ कि वो कैसा RGB में ओवरऑल कैसा लग रहा है। तो दोस्तों मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, और अगर आपको लगता है मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। So thanks for watching my video. Please like my video and subscribe to my channel, and please provide me with any relevant feedback in the comment section. कोई भी चीज़ की कमी लगी हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए, और नमस्ते।